दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। ओके। सर हैप्पी बर्थडे। नहीं भाई, वो तो बहुत पहले था। फिर या आज ये रिमर्स हम लोग इसमें बकेट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट बकेट पे क्लिक करके। ये अभी इसका हम कोई यूनिक नेम दे देंगे, डेटा फॉर प्रैक्टिस। अभी इसका हम कोई सर्विस ओपन हो जाती है। लोग जब बकेट क्रिएट करते हैं तो हमें तरह से उसी तरीके से समझ लो कितने भी सब बकेट बोलते हैं। और ये बेसिकली अब इसमें ऐसा कुछ लिमिट दी, वो जो आपके पीडीएफ वगैरह को लिमिटेड मिले डॉक्यूमेंट, इस पे फिर आप बेसिक वगैरह थोड़ा समझना पड़ेगा आई एम यूजर। तो अभी हम लोग एक बात देखते हैं S3। तो S3 का यूज बेसिकली फाइल स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग S3 का यूज करते हैं। S3 क्या है? सिंपल स्टोरेज सर्विस है, उसका फुल फॉर्म ही यही है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, S3। तो S3 AWS में ऐसा है जैसे आप हार्ड डिस्क खरीद लेते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, राइट। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे फिर आप बेसिकली कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हो, उसका लिमिट रहता है 1 TB, 2 TB, 5 TB, राइट। मूवी, सॉन्ग्स, कुछ भी टेक्स्ट। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। तारीख को तो भाई वो तो ठीक है, एक बार ये देख लेते जल्दी से। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी बेसिकली हमें एक से तो S3 का यूज बेसिकली फाइल स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग S3 का यूज करते हैं। S3 क्या है? सिंपल स्टोरेज सर्विस है, उसका फुल फॉर्म ही यही है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, S3। तो S3 AWS में ऐसा है जैसे आप हार्ड डिस्क खरीद लेते हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, राइट। और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे फिर आप बेसिकली कुछ भी डेटा स्टोर कर सकते हो, उसका लिमिट रहता है 1 TB, 2 TB, 5 TB, राइट। मूवी, सॉन्ग्स, कुछ भी टेक्स्ट फाइल, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी स्टोर कर सकते हो। इसी तरीके से बेसिकली कोई भी लाइनेक्स मशीन आपका होगा, राइट, तो उसका एक लिमिट रहेगा, उस पे तो स्टोरेज आपको लिमिटेड मिलेगा। बट S3 क्या है कि इसमें बेसिकली स्टोरेज के लिए यूज होता है, पेटीएम वगैरह सब लोग S3 यूज करते हैं मोस्टली। वो जो आपके पीडीएफ वगैरह जनरेट करते हैं, मंथली स्टेटमेंट वगैरह, वो सब S3 पे ही स्टोर करते हैं। तो ये क्या है? स्केलेबल है, ये मतलब इसमें ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि आपका स्टोरेज 1 TB होगा तो ये फुल हो जाएगा, एक फोल्डर के अंदर 1 GB स्टोर कर पाएंगे, एक फाइल इतना बड़ा होना चाहिए। ये बेसिकली स्केलेबल है, इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब ये कितना भी जितना डेटा आप स्टोर करोगे उतना ग्रो होता रहेगा, आपको जितना स्टोरेज है उसके बेस पे करना है।
और बाकी आप कितना भी एक ही इसमें बेसिकली जैसे विंडोज में CDE ड्राइव होते हैं तो और फिर हम फोल्डर बनाते हैं, तो इसमें भी फोल्डर होते हैं, फोल्डर को बकेट बोलते हैं। तो आप एक मेन फोल्डर बनाओगे उसके अंदर कितने भी फोल्डर बना सकते हो, तो यहाँ पे बकेट होता है और एक बकेट के अंदर फिर आप कितने भी सब बकेट बना सकते हो, उनके अंदर कितने भी सब बकेट्स बना सकते हो और फिर फाइल स्टोर कर सकते हो। तो जैसे हमारा बेसिकली कोई भी CDE ड्राइव है एक तरह से उसी तरीके से समझ लो कि डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, बट ये इलास्टिक है, पता इसलिए हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये कितना भी ग्रो करता है। तो हम लोग जब बकेट क्रिएट करते हैं तो हमें अभी हमारे पास कोई बकेट नहीं है इस अकाउंट में, ठीक है, तो हम लोगों को S3 सर्च करना है। S3 सर्च करने के बाद ये सर्विस ओपन हो जाती है जो स्टोरेज के लिए यूज होती है और इधर हम लोग इसमें बकेट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट बकेट पे क्लिक करके। ये अभी इसका हम कोई यूनिक नेम दे देंगे, डेटा फॉर प्रैक्टिस। सर कल वाली क्लास से कंटिन्यू है ना? हाँ, तो अभी इसमें ये बकेट हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोग कुछ डेटा स्टोर करके देखेंगे। तो एक बकेट के अंदर आप कितने भी सब बकेट बना सकते हो। हर अकाउंट पे एक लिमिट रहता है जो हमें यहाँ पे दिखता है कि कितने बकेट बना सकते हो, 100 बकेट वगैरह, वो यहाँ पे सर्विस कोटा में रहता है। हर चीज का लिमिट की कितना पॉसिबल है, कितने बकेट बनेंगे, कितनी लाइनेक्स मशीन बनेगी। इधर AWS सर्विस में अगर हम लोग S3 सर्च करेंगे ये वाला तो ये बताएगा कि कितनी बना सकते हो बकेट। तो इधर है नोट 100 बकेट बना सकते हैं अकाउंट पे। इस अकाउंट पे जो अभी हमारा है मैक्स 100 बकेट बना सकते हैं। अगर इसे बढ़ाना है तो हमें इस पे क्लिक करके रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है। तो कंपनी में भी ऐसे ही करते हैं कि अगर आपको लेट्स से 100 फोल्डर आपने ऑलरेडी बना लिए हैं यहाँ पे 100 बकेट्स, अभी आपको और बनाना है तो फिर आपको ये रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है। सर एक बार दोबारा बता देंगे कहाँ से जाके ऑप्शन है? ये यहीं पे ही आता है, आपको नाम के ऊपर आता है सर्विस कोटा में। इस पे क्लिक करोगे सर्विस कोटा ओपन हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे ये सर्विसेज में आप S3 सर्च करोगे तो S3 पे ये दिखाएगा कि क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे सारी सर्विसेज की लिमिट्स रहती है कि भाई कितने डेटाबेस बना सकते हैं, कितनी लाइनेक्स मशीन बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने S3 सर्च किया तो ये S3 में बता रहा है, हम बकेट देखते हैं कि भाई बकेट इसमें मैक्स 100 बना सकते हैं अभी के लिए। अगर आपको 100 से ज्यादा बनानी तो ऐसे रिक्वेस्ट रेज करना, इस पे क्लिक करना 200 रिक्वेस्ट, तो एक दो दिन में वो लोग अप्रूव कर देंगे AWS वाले, तो फिर आप बना पाओगे एक अकाउंट में इससे ज्यादा। तो ये तो रिक्वेस्ट रेज करना पड़ता है इधर से, बट हाँ अभी हमें तो एक ही बकेट बनाना है, 100 बनाने भी नहीं है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अपने क्रिएट बकेट पे क्लिक किया, बकेट का नाम दे दिया, इसमें इनक्रिप्शन रहता है, ठीक है, तो फाइल को इनक्रिप्ट करना है नहीं करना है तो वो सब रहता है, डिसेबल कर देते हैं बकेट की भी, ठीक है। और फिर जब हम लोग क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो ये क्रिएट हो जाता है बकेट। तो इधर आपको जो भी आपके फोल्डर बने होंगे वो सब यहाँ पे बकेट्स में दिखेंगे। हमने एक बना लिया तो एक दिख रहा है, अगर आपने 10 बनाए होते तो 10 फोल्डर बकेट आपको यहाँ पे दिखते। एक बकेट कुछ नहीं, एक फोल्डर है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स आप बना सकते हो। सर ये बकेट की आपने डिसेबल किया, अगर इनेबल करते तो क्या प्रोसेस होता, क्या चेंज होता? तो वो बकेट हर फाइल को इनक्रिप्ट करने की कोशिश करता है जो भी आप डेटा स्टोर करते हो, फिर वो उस की पे हमें एक्सेस वगैरह लेना पड़ेगा तभी वो डिसेबल हम लोग उसे यूज कर पाएंगे। वो इतना यूजफुल नहीं है हमारे लिए अभी, वो एक बार देखते हैं पॉलिसी का आगे। इसमें परमिशन वगैरह मैट्रिक्स हम लोग अभी एक बार डिस्कस करेंगे, पहले हम इसमें कुछ फोल्डर बना लेते हैं। तो बकेट के अंदर आप मल्टीपल फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर का नाम कुछ भी देख सकते हो। एक लोकेशन पे जैसे विंडोज में बनाते हैं हम लोग सेम ही बनते हैं इधर भी, और इनके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ही फोल्डर का कॉन्सेप्ट होता है विंडोज में वैसा ही है, जस्ट जो आप मेन बनाते हो इसे बकेट बोलते हैं। बकेट के अंदर जो भी होते हैं मल्टीपल फोल्डर्स आप बना सकते हो और उनके अंदर कितनी भी फाइल्स वगैरह बना सकते हो। इसके अंदर अगर मुझे कोई फाइल एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। हाँ आपने बोला कि इसमें 100 जैसे कि वहां पे आ रहा था कि 100 बकेट हम उसमें बना सकते हैं, तो बकेट के अंदर भी बकेट बना सकते हैं क्या? बकेट के अंदर फोल्डर बनेगा अच्छा, बेसिक। फोल्डर बन सकती है, ओके। वो 100 की लिमिट पे हाई लेवल पे हो गई, जैसे मैंने बोला सी ड्राइव के अंदर आप 100 फोल्डर बना सकते हो, फिर एक फोल्डर के अंदर आप कितने भी फोल्डर बना सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने ये एक की फाइल चेतन सर, हाँ जी हेलो।
सर जैसे हम लाइनेक्स में फोल्डर बनाते थे कमांड लाइन के थ्रू, तो बट इसमें डायरेक्ट बना रहे हैं, तो ये लाइनेक्स का इंटरफेस है या क्या है ये, मतलब? नहीं, इसका लाइनेक्स से कोई रिलेशन नहीं। लाइनेक्स से अगर हम इसे एक्सेस करना है, उसके लिए हम लोग अभी सेटअप करेंगे, वो हम लोगों को सेटअप करना पड़ेगा। तो लाइनेक्स से भी हम लोग इसका सेटअप कर सकते हैं, बट इसका भी लाइनेक्स से कुछ लेना देना नहीं है। ये सेपरेट स्टोरेज सर्विस है, जैसे आप सेपरेट आपके पास हार्ड डिस्क है वो लगा देते हो, तो उसी तरीके से। तो ये ऐसे विंडो काम कर रही है? नहीं समझा, एज ए विंडो नहीं, एक बेसिकली आपके पास कंप्यूटर है राइट, और मैंने बोला आपके कंप्यूटर में 512 जीबी हार्ड डिस्क है राइट। अब आपको 512 जीबी कम पड़ रहा है, तो लेट से किसी ने आपको 2 टेराबाइट का हार्ड डिस्क गिफ्ट कर दिया कि भाई तुम्हारे पास चलो एक्स्ट्रा डेटा है, लेट से तुम्हारी शादी की बहुत सारी वीडियोस हैं और भी बहुत सारा मूवीज का डेटा है, तो आप हार्ड डिस्क आपने खरीद लिया है राइट। उस हार्ड डिस्क का आपके कंप्यूटर से तो कोई लेना देना नहीं, वो तो किसी भी कंप्यूटर में चल जाएगी ना, उसका कंप्यूटर से लैपटॉप से कुछ लेना देना नहीं है राइट। हार्ड डिस्क तो आज के टाइम में फोन से भी कनेक्ट होने लगी है, तो वो एक तरह से एक्सटर्नल स्टोरेज सर्विस है, जिसका किसी लाइनेक्स से कंप्यूटर से कुछ लेना देना नहीं। आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपके पास लेट से 1000 टेराबाइट डेटा है, आपने वो आपको स्टोर करना है, तो आपके एक मशीन पे नहीं स्टोर हो पाएगा। कोई ऐसा मशीन आता नहीं जिसमें 1000 टेराबाइट आपको स्पेस मिले राइट, बट वो S3 में आप स्टोर कर सकते हो। तो इलास्टिक का मतलब ये 1-2 GB के स्टोर करने के लिए नीड नहीं होता, वो तो EC2 पे भी कर लेते हैं। जहाँ पे जीबीज पीबीज में टेराबाइट्स में बात होती है, वहीं पे लोग इसे यूज करते हैं। तो बहुत सारा डेटा है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सर ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होता रहेगा ना, जैसे हमको पता सर चले? हाँ, कोई ये रिक्वेस्ट वाला रेज नहीं कर पड़ती। स्टोर डाटा हम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं हाँ, ये आप क्लाउड से, लाइनेक्स के थ्रू कर सकते हो, यहाँ से फ्रंट एंड से भी कर सकते हो। जैसे इसके अंदर मैंने एक फाइल अपलोड कर दी, तो किसी मैं भी मशीन पे ना? कहीं पे भी किसी भी क्रोम पे ये ब्राउजर पे लॉगिन करके इसे एक्सेस कर सकता हूँ फाइल को। इस फाइल का मेरे लैपटॉप से कुछ रिलेशन नहीं ना, ये तो इस अकाउंट के अंदर है राइट। तो अगर मुझे इस अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड पड़ता है, तो मैं इसे किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकता हूँ, और इसे हम EC2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो हम जैसे लोग कि देखेंगे। हमारे गूगल फोटो होते हैं वो हम ईमेल डालते हैं किसी भी फोन में कर सकते हैं, वैसे ही काम करेगा ना एज इट करेक्ट, इज? हाँ। उसका जैसे लिमिट रहता है, तो ये S3 कंपनीज में यूज होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए। तो इसका ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। इलास्टिक वर्ड जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे टेराबाइट्स पेटाबाइट्स डेटा की बात हो रही है। सर जैसे हम लाइनेक्स पे कोई फाइल वगैरह बनाएंगे वो भी इसमें स्टोर होगी या वो फिर हम वो? लोगों को नहीं, वो अलग से अपलोड करनी पड़ेगी। लाइनेक्स का भी हम लोग देखेंगे, इसे हम लाइनेक्स से कनेक्ट करेंगे, उस पे ये फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये, अंदर हाँ जी। सर मेरा कंसर्न ये था कि स्टोरेज का तो हमें समझ में आ गया, बट किसी भी स्टोरेज, कहीं पे भी स्टोरेज है तो बट उसे यूज करने के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए होता है, जैसे लाइनेक्स है, विंडोज है, तो इससे कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं हम, नहीं, ये ये जानना चाह रहा हूँ। देखो, ये तो क्लाउड में जैसे आपका गूगल ड्राइव है राइट। गूगल ड्राइव को आपको एक्सेस आपके फोन में भी एक्सेस हो रही है, आपके लैपटॉप में भी एक्सेस हो रही है, उसी तरीके से गूगल ड्राइव की तरह ये S3 स्टोरेज सर्विस है, जो आप फोन में भी अगर AWS अकाउंट पे लॉगिन कर लोगे, आपके फोन में भी ओपन हो जाएगा, आपके लैपटॉप में भी हो जाएगा। आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव से, जरूरी नहीं है कि आपको मैनुअली कोई फोल्डर डाउनलोड करना है। आप पाइथन वाइथन की स्क्रिप्ट लिख के भी फिर वो डाउनलोड कर सकते हैं राइट। तो ये इसका किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं, ये इंडिपेंडेंट सर्विस है जैसे गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव में हमें 25 GB स्पेस जैसे मिलता है, उसे आप फोन में एक्सेस करो, टैबलेट में एक्सेस करो, लैपटॉप पे एक्सेस करो, कहीं पे भी करते हो राइट। उसी तरीके से ये है कि ये आप इस अकाउंट के अंदर है, जहां पे आप इस अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हो अपने लैपटॉप में, टैबलेट में, फोन में, वहां पे ये आपको ड्राइव भी, ये जो हमने फाइल अपलोड की है, ये फाइल भी आपको एक्सेस हो जाएगी, चाहे फिर वो फोन सर हो, एक तरह से टैबलेट है, क्लाउड कहीं बेस्ड है से ना भी। ये? हाँ, क्लाउड बेस्ड जैसे गूगल ड्राइव है वैसे ही है। अब ये फाइल हमने लेट से ये अपलोड करी है इसमें 1.6 KB की, तो मुझे इसका अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड पता है, अकाउंट बेसिकली जो हमारी ईमेल आईडी और पासवर्ड है, तो मैं इसे अपने फोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में, कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये एक सर्विस है सिमिलर टू गूगल ड्राइव, जो कंपनीज में बहुत ज्यादा इसलिए यूज होती है कि इलास्टिक इसमें हम टेराबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स भी S3 यूज करता है, नेटफ्लिक्स का बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। सर्च भी कर सकते हैं हम, AWS केस स्टडी, उनका केस स्टडी भी है।
तो नेटफ्लिक्स पूरा AWS के ऊपर ही चलता है। Netflix is on day supporting its more than 100 million customers is a fully cloud based architecture। देख रहे हो, तो उनका खुद का डेटा सेंटर नहीं है, पूरा AWS बेस्ड है। ये पढ़ भी सकते हो उधर केस स्टडी। और उनके 100 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर है आज के टाइम में, तो ये तो पुरानी स्टडी है। तो वो भी जो भी डेटा स्टोर वगैरह करते हैं वो S3 में ही करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट सर्विसेज का ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं, ये कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग इसे EC2 से कनेक्ट करेंगे। मेरे पास कुछ डेटा आता है, मुझे उसे EC2 से S3 में बैकअप लेना है, या मेरे पास कुछ डेटा S3 में है उसे EC2 पे कॉपी करना है, तो उसके लिए हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्रिएट हो जाता है, क्रिएट बकेट से बकेट क्रिएट हो जाती है, क्रिएट फोल्डर से फोल्डर हो जाता है, इधर मैनुअली हम अपलोड कर सकते हैं फाइल्स। ये सब तो UI से हो गया। अभी हमें EC2 से इसका कनेक्शन बनाना है, तो वहां पे ये कैसे बकेट एक्सेस होगी, अगर मुझे एक फाइल EC2 से अपलोड करनी है फोल्डर में वो कैसे होगी, या इस फोल्डर से मुझे लाइनक्स मशीन पे एक फाइल को कॉपी करना है वो कैसे होगा, वो हम लोग अभी देखते हैं। तो ये तो UI है, ये तो जैसे आपके फोन में आपने गूगल ड्राइव को एक्सेस किया है वैसे ही हो जाती है, या फिर आपने यहाँ पे UI में तो ऐसे ही होता है इस पेज पे, या फिर जैसे अपने फोल्डर वगैरह विंडोज में बनाते हो। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है सीखने का, मेन है कि हम लोगों को EC2 से इसे कैसे सेटअप करना है, और अगर मुझे ये फाइल को EC2 पे ले जाना है या EC2 से किसी फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है वो कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे तो सब लिखा लिखा आ रहा है कि अपलोड करना है तो फाइल अपलोड करनी है, क्रिएट करना है तो क्रिएट करनी है, ये सेलेक्ट किया, डाउनलोड करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगी, डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगी, इसका साइज कैलकुलेट करना है, इसे दूसरे फोल्डर में मूव करना है वो मूव हो जाएगी, किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी करना है कॉपी हो जाएगी। ठीक है। सर जैसे अभी ये नेटफ्लिक्स का दिखा रहे थे हाँ आप, इसमें भी जैसे सीरीज वगैरह वो इसमें ऐड हो जाती होंगी नहीं नहीं, वो तो डाटा। अपना इंटरनली बेसिकली जो भी हमें नेटफ्लिक्स पे दिखता है वो कहीं ना कहीं पे डेटा स्टोर हो ही रहा है ना। एक एक हाँ इतनी बड़ी मूवी HD में मूवी है तो वो 2-2 घंटे की, कि कोई कोई सीरीज में 8-8 सीजन है, एक एक सीजन में 15-15 एपिसोड्स हैं, तो एक एक सीरीज का ही डेटा बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। लाखों मूवीज है तो वो डेटा कहीं पे तो बैकएंड में स्टोर होती है ना वो मूवीज सीरीज। तो वो सब पूरा AWS बेस्ड सॉल्यूशन है उनका। बैंक स्टेटमेंट, मेरा दोस्त एक पेटीएम में, वो पेटीएम में जब हम लोग पेटीएम बैंक से, अभी तो बंद हो गया, तो वो डाउनलोड करते थे अपने बैंक स्टेटमेंट, राइट, पेटीएम से, तो वो सारा डेटा उनका S3 पे रहता है, S3 से ही आपको फाइल डाउनलोड होके मिलती है, S3 पे उनके पास बैकअप रहता है। तो वो जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब S3 पे ही पेटीएम में स्टोर होते थे। अच्छा सर, फिर इसका मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं AWS, ये खाली हम ओवरव्यू कर रहे हैं। AWS मतलब अगर हम डीपली पढ़े तो वो तो फिर अलग से एक टॉपिक और बहुत बड़ा जाएगा ना। नहीं देखो, वो भी प्रोजेक्ट पे यूज केस में रहता है कि हमारे प्रोजेक्ट में कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे अभय ने बोला था कुछ डेटा आता है, राइट, डेटा जो बेसिकली दूसरी टीम से आता है वो हमें एक लाइनक्स मशीन पे मिलता है, उसे हम डेटाबेस में लोड करेंगे, तो वो तो हम सीखेंगे, बट वही डेटा हमें कहीं बैकअप भी रखना है उसका, जो दूसरी टीम भेज रही है डेटाबेस में हमने ले लिया, तो उसका बैकअप कहाँ पे लेते हैं, तो हम बोल सकते हैं जो भी डेटा हमें अपस्ट्रीम से आता है उसका वो डेटाबेस में लोड होता है, और फिर हम लोग उसे बैकअप के लिए S3 में स्टोरेज करते हैं, क्योंकि S3 चीप भी है, 1 TB का $4-5 से कम ही लेता है मंथली, और काफी सस्ता पड़ता है, और लाइनक्स पे अननेसेसरी स्पेस फुल नहीं होता, लाइनक्स के स्पेस की एक लिमिट है हर पार्ट फाइल सिस्टम की, राइट, और इसमें क्या कितना भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट में क्या यूज है, जो भी हमें अपस्ट्रीम से डेटा आता है 3 प्रोजेक्ट के लिए, जो वो लोग भेजते हैं कॉल डिटेल्स वगैरह का, या जब कोई सबमिट करता है कुछ, जो भी PDF वगैरह हम लोग शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, उन सब का बैकअप हम लोग S3 पे लेते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट में जो भी हम लोग किसी के साथ शेयर करते हैं डेटा, जो नोडल्स उसने बताए थे, राइट, या जो भी डेटा स्ट्रीम हमें भेजता है जो डेटाबेस में लोड होता है जिसके ऊपर ये रिपोर्टिंग होती है, तो उन सब का बैकअप हम लोग S3 में लेते हैं। डेटाबेस नहीं है, सिंपल बेसिकली स्टोरेज है, जैसे हमारा CD ड्राइव होती है, तो इसे ऐसा नहीं कि नॉर्मल सेलेक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हो, फाइल डाउनलोड करके ओपन करना पड़ेगा, या कहीं और पे कॉपी करना पड़ेगा फाइल को, वहां पे ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो बैकअप जो भी हमारे यहाँ पे जो भी हम लोग नोडल्स के साथ शेयर करते हैं डेटा, उन सब का हम लोग यहाँ पे फोल्डर्स बना लेते हैं डेट वाइज, और उसके अंदर कॉपी रखते रहते हैं।
तो उस पूरा बैकअप हम लोग इधर ही देते हैं, फिर कभी फ्यूचर में कुछ ऑडिट वगैरह हो, ट्रैक करना हो कि क्या फाइल दिया था 6 महीने पहले, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। तो अभी ये तो हमारा ये हम लोग सीख रहे हैं कि बकेट कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, उसके अंदर डेटा कैसे करते हैं। अभी इसे हमें S3 से एक्सेस करना है, बेसिकली लाइनएक्स से एक्सेस करना है। अगर मेरे पास एक लाइनएक्स पे फाइल है, उसे मुझे यहाँ पे डालना है, यहाँ पे किसी फाइल को मुझे लाइनएक्स पे एक्सेस करना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। बट उसके लिए पहले हमें एक बार लाइनएक्स मशीन ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला लाइनएक्स मशीन है। अभी इसमें एक कमांड होता है, वो कमांड अभी हम पहले एक सेटअप करेंगे तब करेंगे। इसमें एक होता है, जैसे अभी हम लोग ls करते हैं, राइट। ls करने पे हमें ये बताता है कि आपकी करंट लोकेशन पे कौन सी फाइल्स या फोल्डर है, राइट। इसी तरीके से अगर मुझे S3 की किसी फाइल को एक्सेस करना है लाइनक्स मशीन पे, उसके लिए होता है AWS S3 ls। बट अभी क्या हो रहा है ना, अभी हमने कुछ सेटअप नहीं किया, तो ये बोल रहा है अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स, यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स बाय रनिंग दिस कमांड। ठीक है। तो अभी हमारा डेटाबेस बेसिकली लाइनक्स मशीन का और S3 का सेटअप नहीं है, तो वो सेटअप करना पड़ेगा हमें पहले। और उसके बाद हम लोग जो भी S3 में फोल्डर्स बने हैं, वो बकेट्स बनी हैं, वो यहीं से देख पाएंगे। उन बकेट्स में कितने फोल्डर हैं, उन फोल्डर्स के अंदर क्या फाइल है, उधर से किसी फाइल को डाउनलोड करना है, तो वो हम लोग ऐसे ही AWS S3 कमांड से कर पाएंगे। बट हमें पहले सेटअप करना है। हमारे पास एक S3 में फोल्ड बकेट है, उस बकेट के अंदर 2 फोल्डर बने हुए हैं, उन 2 फोल्डर में से एक फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल है, राइट। इसे हमें एक्सेस करना है लाइनक्स मशीन से। ठीक है। तो लाइनक्स मशीन से एक्सेस करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले से वन टाइम सेटअप, ये जो सेटअप होता है वन टाइम होता है। बेसिकली अभी लाइनक्स मशीन S3 से कनेक्ट नहीं कर पा रही, उनका बेसिक बीच में कोई रिलेशन हमने बनाया नहीं है, कनेक्शन बनाया नहीं है। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए हम लोगों को एक IAM यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। वो IAM यूजर का बेसिकली एक यूजर नेम और पासवर्ड होगा, की फाइल होगी और उसका पासवर्ड होगा, उसे हम लोगों को इधर सेटअप करना पड़ेगा। और उस IAM यूजर को हम परमिशन देंगे कि वो S3 पे क्वेरी कर सके। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, अभी EC2 एक इंडिपेंडेंट सर्विस है और S3 अपना हमने बताया था एक सेपरेट सर्विस है, राइट। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो अभी इसमें AWS में एक सर्विस होती है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो IAM का यूज बेसिकली हम लोग यहाँ पे किस लिए करें, हम एक IAM यूजर क्रिएट करेंगे, उस यूजर को हम एक्सेस देंगे कि भाई वो S3 पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। सारे ऑपरेशन मतलब उस यूजर के थ्रू हम लोग S3 में फाइल भी अपलोड कर सकें, फाइल डाउनलोड भी कर सके, फाइल डिलीट भी कर सके, राइट। उस यूजर को हम परमिशन देंगे। तो फिर वो यूजर, अगर हम लोग किसी भी अपनी पाइथन स्क्रिप्ट लिखेंगे या EC2 पे उस यूजर को यूज करेंगे हम लोग, तो वहाँ वो फिर उस लाइनक्स मशीन से हम लोग S3 पे कुछ कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यूजर क्रिएट करेंगे जिसे S3 पे फुल परमिशन होगी। उस यूजर की हेल्प से फिर हम लोग S3 में फाइल अपलोड भी कर पाएंगे, डिलीट भी कर पाएंगे, फाइल को इधर उधर मूव भी कर पाएंगे। ठीक है। तो हम एक IAM यूजर क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम लोग S3 पे फुल परमिशन देंगे, और उसी यूजर को हम लोग EC2 पे कॉन्फ़िगर करेंगे, जिससे कि उस यूजर की हेल्प से EC2 से हम लोग S3 पे कोई भी एक्टिविटी कर पाए। तो अभी हमारे पास कोई IAM यूजर बना नहीं है। तो अगर इस IAM यूजर को हम लोग अगर किसी भी सर्विस पे परमिशन देंगे, तो फिर वो हम लोग वो सर्विस EC2 से एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, IAM में जाना है और यूजर्स पे क्लिक करना है। ठीक है। और आपको क्लिक करना है क्रिएट यूजर पे। तो हम एक नया यूजर बना रहे हैं। ठीक है। यूजर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। क्रिएट यूजर।
तो यूजर का नेम दे देते हैं हम लोग EC2 यूजर 4S3 एक्सिस, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इसे अभी हम लोग परमिशंस भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे तो क्या होता है ना, जब आप यूजर बनाते हो तो ये अपने यहाँ पे यूजर का नाम दिया, नेक्स्ट किया, तो ये पॉलिसी अटैच करने को बोल रहा है, कॉपी परमिशन, ऐड यूजर टू ए ग्रुप, कॉपी परमिशन, पॉलिसीज। तो यहाँ पे पॉलिसीज रहती है बहुत सारी। पॉलिसीज में बेसिकली क्या है, वो सब सेटिंग्स है कि भाई ये यूजर को अगर मैं ये पॉलिसी अटैच कर दूं फुल एक्सेस वाली, तो ये फुल एक्सेस ले लेगा। अगर मैं इस यूजर को सिर्फ रीड ओनली की पॉलिसी अटैच कर दूं तो इसे रीड ओनली एक्सेस रहेगा। तो S3 से रिलेटेड ये हमने नहीं बनाई, बाय डिफॉल्ट AWS ऑफर करता है कि अगर इस यूजर को मैं ये वाली पॉलिसी, लेट से मैंने यहाँ पे एक 1200 के आसपास पॉलिसी है, मैंने इसमें S3 वाली फिल्टर कर ली, तो कुछ इतनी पॉलिसी है S3 से रिलेटेड 12। तो अगर मैं इसमें एक पॉलिसी है Amazon S3 रीड ओनली एक्सेस, ठीक है। अगर मैंने बोला कि मैं इस यूजर को ये पॉलिसी अटैच कर देता हूँ, तो इस यूजर की हेल्प से हम S3 को रीड कर पाएंगे, राइट नहीं कर पाएंगे, बेसिकली फाइल वगैरह देख पाएंगे, फाइल वगैरह अपलोड नहीं कर पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने फुल एक्सेस दे दिया तो ये फाइल को डिलीट भी कर पाएगा, नई फाइल अपलोड भी कर पाएगा, फाइल को डाउनलोड भी कर पाएगा। तो पॉलिसीज कि आप किसी यूजर को क्या एक्सेस देना चाहते हो उसके लिए पॉलिसी बनी है। तो अगर एक बंदा है, जैसे किसी को लाइनक्स मशीन पे एक्सेस करना है S3, लेट से राहुल है, ये L1 इंजीनियर नया है, राइट, इसे मैंने कुछ वो शेयर कर दिया IP एड्रेस और की फाइल, इसने लाइनक्स पे कनेक्ट कर लिया, ये कुछ कुछ काम कर रहा है, इसे X3 की एक्सेस करने की भी नीड है, राइट। और तो इसे S3 एक्सेस करने के लिए एक IM यूजर लगेगा। अब मुझे लग रहा है यार, मैं अगर इसे फुल एक्सेस दे दिया, गलती से कुछ डिलीट ना कर दे, तो हम इसे रीड ओनली दे देंगे। जहां पे हमें नीड है फुल एक्सेस देने की, वहां पे हम लोग फुल एक्सेस देंगे, ठीक है। तो वो जिसे अकाउंट का एक्सेस है वो हैंड मैनेज करेगा। तो हमने अभी के लिए फुल एक्सेस दे दिया है और हम सर अपना इस यूजर हिसाब बना से जो देते हैं। S3 हमारा बन रहा है तो डेटाबेस ही तो बन गया है एक तरह से लाइनक्स से कनेक्ट करके। S3 एज अ डेटाबेस, हाँ, वो जो भी स्टोरेज होगी है, बेसिकली सिंपल स्टोरेज। स्टोरेज है। हाँ, सिंपल हाँ, जो भी स्टोरेज हम है। लाइनक्स की कमांड यूज करेंगे वो S3 में स्टोरेज हो जाएंगी। कोई फाइल है, क्रिएट फाइल हाँ, या वो हम फोल्डर लोग की तरह। देखते हैं एक बार हाँ। तो अभी ये क्या है, हमारा यूजर बन गया है जिसका नाम ये है कंसोल एक्सेस डिसेबल। अभी हम लोग क्या करते हैं इसमें, बेसिकली हम लोग यूजर में, ये हमारा जो यूजर है यहाँ पे दिखा रहा है, हमने यूजर बनाया है और इसे हमने सिर्फ एक पॉलिसी दी है S3 पे फुल एक्सेस। अगर मुझे इसे हटाना है तो मैं इसे हटा के रिमूव भी कर सकता हूँ, ये रिमूव, अगर दूसरा ऐड करना है तो मैं दूसरी परमिशन ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी परमिशन ऑलरेडी बना हुआ है, 1100 1200, उनसे ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये यूजर तो बन गया, बट अगर मैं, जब मैं यहाँ पे ये कमांड रन कर रहा था ना EC2 पे, मैंने बोला AWS S3 LS, तो ये बोल रहा है कि AWS कॉन्फ़िगर कमांड रन करो, अनेबल टू लोकेट यू कैन कॉन्फ़िगर क्रेडेंशियल्स। तो मैं ये कमांड अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो मुझसे ये एक की मांगता है और उसका क्रेडेंशियल मांगता है। तो अगर मैं रन करता हूँ ना तो एक्सेस की मांग रहा है। तो बेसिकली जो भी IM यूजर होता है उसका एक एक्सेस की होता है, एक उसका सीक्रेट की होता है। तो वो कहाँ पे मिलता है हमें, तो हम लोगों को क्या करना है, इस IM यूजर पे जाके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे इसका हम लोग ये एक्सेस की जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा रहता है क्रिएट एक्सेस की, मैंने इस पे क्लिक किया, हमने बोला कमांड लाइन इंटरफेस के लिए, क्योंकि हम तो कमांड लाइन ही यूज करें, और मैंने इसे बोला आई अंडरस्टैंड। बेसिकली जो उनकी पॉलिसी वगैरह, इस पे कुछ नहीं देना, टैग वगैरह नेक्स्ट कर देंगे। और ये इसका की एक्सेस की जनरेट हो गया, ये इसका सीक्रेट की। तो ये मेन इंफॉर्मेशन है जो हमें सेटअप करने के लिए नीडेड है। इसे डाउनलोड भी कर सकते हो आप, डाउनलोड हो जाएगी। और इसे अभी यही एक्सेस की और जो सीक्रेट की जनरेट हुआ है यही EC2 पे यूजर होगा। तो हमने एक IM यूजर बनाया, उसे हमने S3 पे फुल एक्सेस दे दिया और उसका हमने एक्सेस की और सीक्रेट की जनरेट कर लिया। अब यही एक्सेस की और सीक्रेट की हमारा यूज होगा S3 से कनेक्शन बनाने के लिए। इसे हम लोग EC2 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। वो कैसे कॉन्फ़िगर होगा, ये जब आप AWS S3 LS करते हो तो ये मांगता है एक्सेस की क्या है, तो मैंने एक्सेस की पेस्ट कर दिया यहाँ पे। फिर हम लोग वापस से गए, ये सीक्रेट की मांग रहा है, सीक्रेट की को भी मैंने इधर पेस्ट कर दिया। रीजन कुछ नहीं देना, हमें डिफॉल्ट रहने देना है और एंटर कर देना, ठीक है। तो अभी ये हमारा S3 से इसका कनेक्शन बन गया है। तो वो कैसे बना, हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया,
हमारा इसमें लास्ट में कल हमने कुछ पेस्ट किया था ना, हाँ इधर था। तो ये आपको जो भी आपका की है ये डालना पड़ेगा कॉपी करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको IM पे जाना है, उधर IM पे जाके सर ये एक्सेस की और सीक्रेट की एक ही बार जनरेट होती है या हर एक बार न्यू खुद, होती है? नहीं एक बार जनरेट हो गई, अब यही यूज होती रहेगी। ये यहाँ पे दिखा रहा, अब ये क्रिएट हो गई, अब इसे नीड वापस से जनरेट करने की नीड नहीं है, अब यही चलती रहेगी। IM में जाना है, तो सर यूजर्स ये पे, किसी एक पर्टिकुलर बकेट के लिए क्रिएट हुई है या नहीं फिर पूरे S3 के लिए S3 क्रिएट के हुई है, लिए? पूरे S3 के लिए। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा, एक और चीज़, जैसे हमने इसको परमिशन का एक्सेस दिया है, तो हाँ वो परमिशन जितनी भी हमने एक्सेस दिया वो हमने S3 के लिए दिया है ना? हाँ जी, EC2 पे तो हमारी जो परमिशन हमने फाइल बनाते समय बनाई होगी, वो तो वो सेम ही रहेगी। हमने इसे S3 का दिया है, अब यही जो हमने जनरेट किया है इसे ही हम लोग वहां पे यूज करेंगे फिर बेसिकली। नहीं नहीं, जैसे हमने S3 में उस फाइल का जो एक्सेस दिया है वो हमने रीड ओनली दे दिया, राइट? हाँ फिर अ- अब हमने उसे EC2 में खोला, लेकिन हमने वो फाइल बनाई हुई थी, हमने उसे 777 परमिशन दी थी। हाँ इस फाइल का, EC2 की फाइल का और S3 की फाइल का कोई रिलेशन नहीं, अगर हमने उसे रीड ओनली एक्सेस दिया, राइट। तो रीड ओनली एक्सेस का मतलब है कि ये यूजर जो S3 है, S3 की रीड ओनली का मतलब S3 में जो फाइल से सिर्फ वो देख सकता है, ठीक है। मेरे S3 में एक फाइल है, ठीक है, अगर, मतलब वो S3 के लिए है ना मेरा हाँ एक्सेस? करेक्ट, हाँ। ठीक। अगर इसे फुल एक्सेस परमिशन दिया है तो इसका मतलब है कि यूजर S3 की फाइल्स को डिलीट भी कर सकता है, रीड भी कर सकता है, इधर उधर मूव भी कर सकता है। तो इस यूजर की हेल्प से लाइन EC2 से हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो उस यूजर से इंश्योर करना होता है। सर हम लाइनक्स से उसका परमिशन चेंज भी कर सकते हैं ना, जैसे फाइल कोई होगी तो? नहीं वो EC2 की फाइल की, बेसिकली S3 का इंडिविजुअल फाइल का ऐसा कुछ होता नहीं बाय डिफॉल्ट। तो उसकी फाइल वगैरह की परमिशन यहाँ से हमें चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी ये आपने यूजर क्रिएट किया, ये आपका स्टेप 1 है कि आपने एक यूजर क्रिएट किया। स्टेप 2 क्या है, क्रिएट एक्सेस, क्रिएट IM यूजर। स्टेप 2 क्या है, क्रिएट एक्सेस की। जो हमने यूजर बनाया इसके लिए सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाके हम लोगों को एक्सेस की क्रिएट करनी है। Create access key for new user using security credentials, ठीक है। ये आपको क्रिएट कर लेना है। स्टेप 3, कॉन्फ़िगर दी एक्सेस की एंड सीक्रेट की, दी एक्सेस की एंड सीक्रेट की टू कॉन्फ़िगर दी command। No, 3ls command, it should print all the buckets। तो जितनी भी बकेट बनी है वो अगर हम लोग AWS S3 LS करेंगे अब, तो इसे प्रिंट करना चाहिए। तो आपने जो भी बनाया है वो अभी अगर हम लोग EC2 में ही हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, अब हम लोग रन करेंगे तो देखो एक बकेट बनाया था उसे प्रिंट कर रहा है। जब भी आप S3 की बकेट, अभी तो ये अगर 2 बकेट होती दोनों प्रिंट कर देता, अब इंडिविजुअल बकेट को आपको देखना है तो बकेट के नाम से पहले हमेशा ये लगाना है AWS S3 : 2 बार बैकवर्ड स्लैश।
ठीक है, तो जब भी आप कोई बकेट को एक्सेस कर रहे हो तो सबसे पहले उसे ये लगाना है। और जैसे लाइनेक्स में होता है एक फोल्डर से दूसरा फोल्डर सेपरेट, वो वैसे ही रहेगा। फिर इन दो, ये बकेट हो गई, ये फोल्डर नेम। तो अभी ये आपको बताएगा इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनी है जो इस टाइम बनी थी। तो AWS S3 LS का काम है लिस्ट करना कि बेसिकली तो इट विल इसमें प्रिंट। अंदर बकेट में जाने के लिए भी यही सीडी से ही जाएंगे या नहीं नहीं, इसमें सीडी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको अगर हम S3 क्लास LSI में। पे रन करते हैं तो इसमें दिखाएगा माई डाटा फॉर प्रैक्टिस वाला फोल्डर, हाँ, ये सारी बकेट्स प्रिंट कर देगा। या फिर सर फोल्डर 1 और फोल्डर 2 ही दिखाएगा सिर्फ ये? करेक्ट। अभी अगर हमने ये इतना लिखा तो इसका मतलब हुआ इट विल प्रिंट ऑल दी फोल्डर्स फॉर माय, ये जो भी बकेट का नाम है, फॉर बकेट। तो अगर ये कमांड रन करोगे फर्स्ट सिर्फ AWS S3 LS, तो ये जितनी भी बकेट है 1 2 4 वो बकेट दिखाएगा। अब हमने एक बकेट को पिक किया, अब अगर हम इतना कमांड रन कर रहे हैं तो ये इस बकेट के अंदर कितने फोल्डर्स हैं वो बताएगा, इस बकेट के लिए जितने। तो क्या ये जो फोल्डर जो हम ये लाइनक्स पे भी कनेक्ट किया है, हाँ, तो जो भी हम इसमें करेंगे तो क्या वो ऑटो सेव होता रहेगा वहां पे? नहीं नहीं, अभी तो हमने कुछ, ये सिर्फ लिस्ट करने के लिए है, राइट? इसमें नहीं तो नहीं, कुछ। मेरा एक क्वेश्चन है बस कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक्शन लेता हूँ, कोई कुछ डेटा रख रहा हाँ, तो हूँ, तो वो क्या अभी वो हम लोग ऑटो देखेंगे, ऑटो वो सेव सेव होगा? होता रहेगा। ओके अभी तो ओके, ये लिस्ट वाले एक्शन है, राइट? LS का ठीक है ठीक। मतलब है लिस्ट करना लाइनएक्स में, राइट? तो LS करने से ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा, वो जस्ट दिखा रहा है। तो अगर हमने लिखा AWS S3 LS, तो इस कमांड का मतलब हुआ कि आपके जितने भी बकेट्स हैं वो दिखा दे। ठीक है, ये किया हमने तो ये सारे बकेट्स दिखा देगा। अभी अगर दूसरा कमांड है हमारा, हमने किया AWS S3 LS और एक बकेट का नाम दिया, तो उस बकेट के अंदर जितने फोल्डर बने हैं वो दिखा देगा। अब 2 फोल्डर इसके अंदर, उनमें से अब एक फोल्डर को पिक कर लेते हैं, तो फिर ये इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स या फोल्डर बने हैं वो दिखा देगा। तो LS का काम है लिस्ट करना कि आपकी बकेट के अंदर कितने फाइल या फोल्डर बने, ऑल दी फाइल्स एंड सब फोल्डर फॉर। ठीक है, तो LS है लिस्ट करने के लिए। सर इसमें जो ये माई फर्स्ट की करके लिख के आया, ये अपन ने फोल्डर फाइल फोल्डर बनाया इसके अंदर, फोल्डर 1 के अंदर? ये फोल्डर के अंदर हमने फाइल्स अपलोड की थी उधर से, वो है ये। अच्छा अच्छा, वो अगर फोल्डर होगा EC2 तो वाली। उसके नाम के सामने फॉरवर्ड स्लैश लगा होगा। तो अभी हम लोग इधर चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग इधर से एक फाइल, यहाँ पे हम लोग फोल्डर इसके अंदर है, फोल्डर 1 के अंदर, इसके अंदर ये एक फाइल अपलोड की थी, हम एक फोल्डर बना देते हैं इसके अंदर। तो लेट्स से इसका नाम देते हैं फोल्डर 3। तो जो फोल्डर होगा उसके सामने आपको अब यहाँ पे क्या है, एक फोल्डर है फोल्डर 1 के अंदर और एक फाइल है। तो जब हम लोग इधर से LS करेंगे, AWS S3 LS, और ये बकेट का नाम दिया फिर फोल्डर का नाम, तो अब ये दिखा रहा है। तो हमें पता चल रहा है इसके सामने बैकवर्ड स्लैश लगा है, मतलब ये फोल्डर है, और इसके सामने कुछ नहीं लगा तो ये फाइल है। तो ये प्री लिख के आता है हमेशा, प्री और ये फोल्डर का नाम, तो मतलब ये फोल्डर है जहाँ पे प्री लिखा हो, मतलब वो फोल्डर है, और उससे बैकवर्ड स्लैश दिखाएगा, फाइल के साथ कुछ नहीं दिखाएगा, ऐसा फाइल का एक्चुअल साइज दिखाएगा। ठीक है, तो इधर से ये तो AWS S3 LS है, LS का मतलब है लिस्ट करना, जो लाइनेक्स में होता है, जस्ट ये S3 के अंदर की फाइल्स को लिस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या है, उधर से किसी फाइल को डाउनलोड करना है। अभी हम लोग करंट लोकेशन पे हैं EC2-user पे। मुझे इसके अंदर जो ये फाइल है, कौन सी फाइल है, बेसिकली AWS S3 LS। इसके अंदर हम लोगों ने बोला ना ये फाइल है, ये जो हम लिस्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल फाइल को हम प्रिंट कर रहे हैं, राइट? अभी तो मुझे इस फाइल को डाउनलोड करना है अपने लोकल में, LS का काम लिस्ट करना। अभी यहाँ पे नहीं है हमारी करंट लोकेशन पे ये फाइल, होम EC2 user में, मुझे इसे उधर से कॉपी करना है। तो AWS S3 CP फाइल का नाम और जिस लोकेशन पे भी आपको करना है, लेट्स से अगर TMP में करना है तो TMP के अंदर कर देगा, होम EC2 user में करना है तो होम EC2 user, जिस लोकेशन पे भी कॉपी करना है, ये फाइल को उधर से उठा के S3 से उठा के आपकी लाइनेक्स मशीन पे कॉपी कर देगा। तो इस कमांड का मतलब हुआ कि इस फोल्डर के अंदर, इस बकेट के अंदर, फोल्डर 1 के अंदर एक फाइल है, उसे कॉपी कर दे होम EC2 user में, हमारी करंट लोकेशन पे कॉपी कर दे। तो ये क्या करेगा, CP मतलब कॉपी करने के लिए। तो ये देखो अभी जस्ट ये फाइल इधर कॉपी हो गई है, एक
ये वाली फाइल पहले ये हमारे पास नहीं थी। तो cp it will copy the file from s3 to current location, file from s3 to our current location। तो हमारा करंट लोकेशन में कर दिया। अगर हम लोग इसे ही टीएमपी लिखते तो ये टीएमपी फोल्डर के अंदर कर देता कॉपी। अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह स्लैश टीएमपी लिख देता तो टू स्लैश टीएमपी फोल्डर, तो इस स्लैश टीएमपी फोल्डर के अंदर कॉपी कर देता। ठीक है, तो AWS S3 LS लिस्ट कर रहा है S3 में। ठीक है, अभी अगर आपको S3 से कुछ कॉपी करना है तो CP कमांड यूज करना है। अभी किसी की कई बार नीड होगी, जैसे मैंने ये किया था AWS S3 LS किया मैंने इतना। ठीक है, मैं चाहता हूं कि भाई फोल्डर 1 के अंदर एक फोल्डर है, एक फाइल है, मुझे फोल्डर 1 को ही कॉपी करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं मैं लिखूं AWS S3 CP, ये फोल्डर ही मेरे करंट लोकेशन पे कॉपी हो जाए, पूरा फोल्डर ही, राइट। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये हमें एरर दे देगा, देख रहे हो, डाउनलोड फील्ड। तो अगर आपको फोल्डर को कॉपी करना है, जैसे सीपी कमांड में फोल्डर को कॉपी करने के लिए -R ऑप्शन लगाते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस रिकर्सिव लगाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि भाई फोल्डर 1 को तो कॉपी करे, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसे सबको यहाँ पे कॉपी कर दे। तो अगर आपको फोल्डर को कॉपी करना है S3 से या लोकल से S3 में फोल्डर कॉपी करना है तो हाइपन हाइपन रिकर्सिव लगाना है। ठीक है, मतलब सर अगर किसी फाइल के या फोल्डर के अंदर का सब फोल्डर हमको मतलब कॉपी करना है तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर हमको पूरी फाइल या फोल्डर हमको कॉपी करना है जिसके अंदर सब फोल्डर है तो उसके लिए हमको रिकर्सिव लगाना पड़ेगा। करेक्ट। सर इसमें दूसरा पॉइंट सर इसमें ये था जो सर इसमें आपने लिखा हुआ है AWS S3 CP, तो सर ये सारी जो कमांड है सर लाइनक्स की कमांड है, लेकिन सर इसमें 2 बार ऐसी ऐसी क्यों लिखा हुआ है इसमें? नहीं, ये सारी कमांड जो S3 की है वो AWS S3 से स्टार्ट होती हैं, और कोई भी S3 का फोल्डर होता है वो हमें उसे ऐसे ही लिखना पड़ता है, ये उसका सिंटैक्स है। जब भी आप बकेट नेम लिखते हो तो बकेट नेम हम खाली नहीं लिखते, S3 कोलन कोलन लगाते हो। तो कोई भी बकेट नेम के साथ ऐसे ही S3 कोलन कोलन लगाना ही पड़ेगा। कॉपी थी सर इंटरव्यू में ये सब भी आएगा क्या? नहीं, ये तो पता होना चाहिए ना आपको। अगर आपने लिखा है कि मुझे AWS आता है, तो अगर किसी ने पूछ लिया कि एक फाइल को कैसे कॉपी करते थे लाइनक्स से EC2 S3 से EC2 पे IC2 से, तो कैसे बताएंगे हम लोग? सर MKFIR कोई कमांड होती है क्या सर? MK FIR FIR देखना पड़ेगा, नहीं कभी यूज नहीं किया, कुछ होगा तो देखते हैं। एक्चुअली सर मैंने थोड़ा रिव्यू मैंने चेक किया था इंटरव्यू का, तो एक तो उसके सर उसने सर उसने सर कमांड पूछी थी जो सर मतलब कि हमने पढ़ी ही नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट कमांड थी इसके अंदर। वो मैं वही लाइनक्स एडमिन का कंप्यूटर इंटरव्यू होगा। लाइनक्स एडमिन में कुछ कुछ ऐसी बहुत सारी कमांड्स आती हैं। फोल्डर फ्रॉम S3 टू, सर अगर हो सके तो एक PDF इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का बना दीजिएगा। ऑलरेडी ऐसे बहुत तो कोई सारे क्वेश्चन कमांड बनाए मैंने, ग्रुप पे भेजे भी हैं। MKFIR तो कोई गूगल पे शो नहीं, नहीं कर उसके रहा। लिए अगर आपको करना है ना तो यूट्यूब पे एक M प्रशांत करके है, तो वो क्वेश्चन आंसर पुट अप करता है, तो आप वो देख सकते हो। हमने ऑलरेडी जो बच्चों से पूछे गए MK प्रसाद ने, ठीक है, अपने हिसाब से बनाए। हमारे यहाँ से जितने बच्चे लगे जो इंटरव्यू दे रहे, तो हमने सबसे क्वेश्चंस लिए हैं, राइट। तो जो बच्चों को अभी रिसेंटली पूछे जा रहे हैं वही मैटर करते हैं। हो सकता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास ओल्ड क्वेश्चंस हो, कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है उसने भी लेटेस्ट नहीं देखा। तो जो बच्चे रिसेंटली इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही लेटेस्ट है, उनसे लेटेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि वो 1 दिन 2 दिन पहले इंटरव्यू दे के आए हैं, तो वही चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो अभी अगर हमें फोल्डर कॉपी करना है तो आपको रिकर्सिव ऑप्शन का यूज करना है। ठीक है, अगर ये तो हो गया S3 से बेसिकली हमने EC2 पे कॉपी किया, तो हमारे पास S3 में फाइल है। आपको कुछ भी देखना है S3 में तो AWS S3 LS करना है। ये बकेट आ गई, अगर ये जो भी बकेट फिर आपको देखनी है उसके सामने S3 कोलन कोलन और बकेट का नाम लिखना है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे फोल्डर 1 और फोल्डर 2 है। अब मुझे फोल्डर 2 के अंदर देखना है, तो फोल्डर 2 के अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी फोल्डर है, इसलिए 0 दिखा रहा है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है ना, ये फाइल को F1 फाइल को जिसमें 1830 कैरेक्टर हैं,
इसे मुझे कॉपी करना है उल्टा, मुझे लोकल से S3 में कॉपी करना है। तो AWS S3 CP जो भी आपकी फाइल है वो देनी है, वो कहाँ पे कॉपी करनी है, मुझे इस फोल्डर 2 के अंदर कॉपी करनी है। अभी तक ये फोल्डर 2 एम्प्टी था, यहाँ पे 0 दिखा रहा था। अब ये क्या करेगा, ये लोकल से S3 में फाइल को कॉपी कर देगा। तो ये फाइल लोकल से अपलोड हो गई, ये डॉट स्लैश का मतलब करंट लोकेशन से अपलोड हो जाए यहाँ पे। अभी अगर इसके हम लोग सिंटैक्स एक बार समझाओ, सिंटैक्स इसका AWS S3 CP देखो कॉपी कर सीपी दिया। नॉर्मल ही है, इसमें हमें हाँ, ये ये तो सीपी तो कॉपी हो हमने गया। पढ़ ही लिया ना। हाँ सीपी मतलब अगर आप इसे विंडो लाइनेक्स में भी पढ़ाते, इतना छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसका हाँ मतलब क्या करते हैं आप कि सीपी हम F1 फाइल को कॉपी कर रहे हैं फोल्डर 2 के अंदर, राइट। फोल्डर 2 इस लोकेशन पे, मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरा, तो F1 फाइल को हमने इस लोकेशन पे कॉपी कर दिया। AWS S3 का मतलब हुआ कि हम लोग एक फाइल F1 को S3 में कॉपी कर रहे हैं। बेसिकली सोर्स क्या है, जो हमने पहले लिखा है वो सोर्स है, बाद में जो लिखा है डेस्टिनेशन। तो F1 है ये खाली, तो F1 क्या है, लोकल फाइल है, इसके सामने S3 वगैरह नहीं लगा। तो इस समय ऐसे पढ़ेंगे कि एक लोकल फाइल है F1, उसे हम S3 में कॉपी कर रहे हैं। जब हमने उल्टा किया था यहाँ पे, अगर हम देखोगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले S3 वाला पाथ आया तो इसका मतलब हुआ था S3 से फोल्डर 1 को हम लोकल में कॉपी कर रहे हैं। बेसिकली सीपी कमांड में सोर्स पहले आता है, डेस्टिनेशन बाद में आता है, राइट। तो जब यहाँ पे सोर्स ये पहले आ रहा है और ये S3 है, तो इसका मतलब है S3 से एक फाइल को कॉपी कर रहे हैं लोकल में, ठीक है। ओके ओके। और अगर हम इसे उल्टा पढ़ेंगे, अगर ये हम लोग पहले लिख देते तो इसका मतलब होता है कि भाई लोकल से एक फाइल को S3 में कॉपी कर रहे हैं। तो अभी ये अगर हम लोग ये कमांड चलाएंगे तो अभी ये 0 नहीं दिखाएगा, पहले 0 दिखा रहा था यहाँ पे, अब वापस से चलाएंगे तो दिखाएगा कि F1 फाइल आ गई है इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू। तो लोकल से करना है तो रिवर्स हो जाएगा, पहले जस्ट फाइल नेम दे देंगे, बाकी सेम ही है। इट विल कॉपी ए फाइल फ्रॉम आवर machine to S3 bucket कॉपी, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया। इसी तरीके से RM होता है, आपको कोई फाइल को डिलीट करना है, AWS S3 RM, वो फाइल का पुल पाथ, लेट्स से ये फाइल का पुल पाथ है, तो ये क्या करेगा, इट विल डिलीट .pem फाइल फ्रॉम S3। अगर आपको किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो उसके लिए रिकर्सिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि RM में भी हमें -R लगाना पड़ता है। अगर आपको ये फोल्डर 1 को डिलीट करना है तो इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, इट विल डिलीट फोल्डर 1, ठीक है। तो इसे चला के भी देख लेते हैं फोल्डर 2 के साथ। RM ये तो सर फोल्डर और फाइल्स के लिए मतलब होता है ना, बोथ के लिए होता है ना ये तो, क्योंकि फोल्डर के लिए तो बताया था आपने RMDIR होता है, और नहीं नहीं फाइल्स नहीं के नहीं भाई वही हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ये बेसिक क्वेश्चंस हमें अभी आ रहे हैं। RMDIR हमने बताया था एम्प्टी फोल्डर के लिए, एम्प्टी मतलब ब्लैंक फोल्डर। RM कमांड से सिर्फ फाइल डिलीट होती है, अगर आप RM से फोल्डर डिलीट करोगे तो एरर दे देगा। RM से आपको फोल्डर डिलीट करना है तो -R ऑप्शन लगाना पड़ता है। तो सेम केस यहाँ है, AWS S3 लगा दिया है, तो अगर हम लोग RM लिख रहे हैं तो सिर्फ ये डायरेक्ट फाइल को डिलीट कर पाएगा। अगर ये फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश करेंगे एरर दे देगा। अगर आपको फोल्डर को डिलीट करना है तो 2 बार हाइपन हाइपन लगाना पड़ेगा, मतलब हाइपन हाइपन रिकर्सिव। तो जैसे RM-R लिखते हैं लाइनक्स में, यहाँ पे हाइपन हाइपन रिकर्सिव लिखना है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसे डिलीट करने की कोशिश करूँ, लेट्स से फोल्डर 2 को, यहाँ इसके अंदर हम लोग इधर भी वेरीफाई कर लेते हैं, 2 फोल्डर है हमारे पास, ठीक है। अभी देखो 2 फोल्डर है यहाँ पे। अभी अगर मैं फोल्डर 2 को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, AWS S3 RM फोल्डर 2, ठीक है। तो ये अभी हम वापस से इधर जाते हैं, इधर तो नहीं हुआ डिलीट, क्योंकि हम लोगों ने, अगर हम लोग इतना भी चलाते हैं तो ये हमें दिख रहा है फोल्डर 2 डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने रिकर्सिव नहीं लगाया। अगर हमें फोल्डर को डिलीट करना है तो हमें रिकर्सिव लगाना पड़ेगा, वो फाइल भी डिलीट करेगा उसके अंदर की, फोल्डर को भी करेगा। अभी हम AWS S3 LS करेंगे तो फोल्डर 2 चला गया। तो फोल्डर को जब भी डिलीट करना है हाइपन हाइपन रिकर्सिव लगाना है, जैसे लाइनक्स में हम -R लगाते हैं, ठीक है। और अगर फाइल को डिलीट करना है तो AWS S3 RM से हो जाएगा, जैसे लाइनक्स में RM से हो जाता है, -R की नीड नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से आप फाइल्स और फोल्डर्स को भी डिलीट कर सकते हो। हमने CP देख लिया, RM देख लिया, और यहाँ पे हमने फाइल को लिस्ट वगैरह करना देख लिया। तो ये कमांड से कुछ, ठीक है। अभी हम लोगों को, तो हम लोगों ने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, अगर आप 2 फोल्डर बकेट भी बना सकते हो,
लेट्स से ये तो एक बकेट है, एक और बना देते हैं दूसरे नाम से। तो ऐसा जब हम लिस्ट करेंगे तो वो भी आना चाहिए। हम लोगों ने जल्दी से इससे कर दिया, ये बकेट सेकंड भी हमारा क्रिएट हो गया। अभी अगर हम लिस्ट करेंगे तो इतना लिखेंगे AWS-S3 LS, तो अभी दोनों आना चाहिए, ये भी आ रहा है। इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे नई के अंदर, तो नई के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं दिखाएगा आपको, एम्प्टी है। एक पुरानी के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर फोल्डर 1 दिखाएगा। ठीक है, तो AWS-S3 LS से आप लिस्ट कर सकते हो, CP से कॉपी कर सकते हो, RM से आप डिलीट कर सकते हो। तो सर यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं इसमें, फोल्डर या इधर से फाइल? आप फाइल तो आप कॉपी कर ही पा रहे हो, इसमें टच नहीं कर सकते ऐसे, बट कोई भी लाइनएक्स से फाइल तो कॉपी कर ही पा रहे हो। अपनी लाइनएक्स पे बनाया तो उसे आप बना लोगे। सर इसमें कैरेट जैसे सी हम क्या बनाना है चाहे जैसे उसको बनाते हैं। हाँ जी, बताओ क्या बोल रहे हो। कैरेट सी जो लिखा है पीछे लाइनक्स मशीन पे देते हैं। नहीं समझा, कैरेट सी वो तो मैंने सर कंट्रोल C किया था, वो गलत कुछ में आगे चला गया था। अगर कोई फाइल खोलनी हो जैसे तो VI लगा के हो जाएगी उसमें? नहीं, इसमें डायरेक्ट VI नहीं होगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो गूगल ड्राइव की तरह है, राइट, फाइल। तो आप ऐसा उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको उसे डिलीट डाउनलोड करना पड़ेगा, इधर ही VI से ओपन होगी। उधर ये इधर ऑफर करता है बेसिकली। अगर कोई आपकी, लेट्स से मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई, इधर से हम लोग एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, सॉरी इधर से नहीं, ये S3 क्वेरी ऑफर करता है। लेट्स से हम लोगों का लाइनक्स पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं, तो यही myinfo.csv, CSV मतलब कोमा सेपरेटेड, राइट, CSV फाइल। तो लेट्स से हमने बोला ID कोमा नेम, और इसमें हमने 1 कोमा रोहित, 2 कोमा शिवम ऐसे लिख लिया। एक सेकेंड, इसे रीसेट करते हैं। तो हम लोग एक फाइल बना रहे हैं myinfo, ठीक है। इसमें हम लोग और 3 सचिन, 4 विपिन, 5 मोहित, ठीक है, हमने ये फाइल बनाई, राइट। तो हम लोग इस फाइल को उधर डाल देते हैं, AWS-S3 CP, और इसे हम कहाँ पे डाल देते हैं, हम लोगों ने जो भी अपना बकेट नेम है, बकेट नेम क्या है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर फोल्डर 1 में डाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर फोल्डर 1 में इसे हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो क्या करेगा, लोकल से उठा के इधर डाल देगा। अब हम लोग इधर भी चले जाते हैं, तो ये myinfo फाइल है, राइट। तो इसमें एक ऑफर करता है UI में, अगर आपको डेटा वगैरह देखना, डेटा कैसे देखना है, अगर आप इसे करोगे तो डाउनलोड ही हो जाएगी, राइट। ओपन करोगे तो भी ये डाउनलोड कर देगा। दूसरा एक ये ऑफर करता है कि अगर फाइल का साइज कुछ 128 MB से कम है, बड़ी फाइल्स नहीं ऑफर करता, तो ये यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेसिकली उस फाइल को सेलेक्ट करना है, जो भी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, जिस तरह की भी फाइल है, उसे आपको क्वेरी विद S3 सेलेक्ट पे क्लिक करना है। एक्शंस में जाके हमने बोला है CSV है, जेसन है, अलग अलग फॉर्मेट है, कोमा सेपरेटेड है, टैब है, ये एक्सक्लूड दी, जो भी है उस तरह से। अगर कंप्रेस फाइल है, GZIP है, BZIP है, वो सब देख सकते हो, और हमारी कंप्रेस नहीं है। और आउटपुट कैसा चाहिए आपको, आउटपुट CSV में चाहिए, कैसा चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये एक ऐसे क्वेरी बना देता है, और ये उससे क्वेरी करके डेटा आपके लिए लेके आ जाता है। तो देखो ये हमारी 5 रो प्रिंट कर दे रहा है। अगर मुझे 2 रो देखनी होती, बेसिकली वो नेम वगैरह को भी ले रहा है, इसलिए कर रहा है। तो ये ऊपर की 2 नेम फाइल की दिखा रहा है, फर्स्ट कॉलम ID, फर्स्ट रो में ID नेम है, सेकंड में 1 और रोहित। तो इधर से आप कर सकते हो क्वेरी, ठीक है। तो जो भी फाइल 128 MB से कम रहती है, उसे आप ऐसे देख सकते हो, बाकी वरना आप डाउनलोड वगैरह करके देख सकते हो। रीनेम करना है, इधर से रीनेम वगैरह भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हुआ ये। अभी हम लोगों को एक काम करना है, ठीक है। ये मेरा, इसे बंद कर देते हैं, लाइनक्स मशीन को वापस से EC2 ओपन करते हैं। सर एक चीज़ बताओ, जैसे हमने कोई फाइल बनाई है बकेट के अंदर, ठीक है, कोई स्टोर की है, हाँ,
और वो फाइल अगर हमें एडिट करनी है या मतलब उसके साथ कोई भी हमें उसमें अपडेट करना है उसे, तो हम उसे EC2 पे पहले ओपन करेंगे, हाँ, आपको वो डाउनलोड करके ही करनी पड़ेगी, उधर एडिट नहीं कर सकते डायरेक्टली। एडिट नहीं कर हाँ, सकते हैं। अगर उधर करना है तो वो पाइथन वगैरह के थ्रू उसे रीड करके मॉडिफाई करना पड़ेगा, बट वो भी सेम फाइल को रीड राइट करने नहीं देता, उसमें भी प्रॉब्लम सर करता है स्पार्क वगैरह में। अगर जैसे हमारी S3 में फाइल है तो उसको कॉपी हम लाइनक्स पे करके VI से एडिट भी तो कर सकते हैं, कॉपी करके वहां से। हाँ, वो कर सकते हो, फिर आप वापस से उसे उधर कॉपी कर सकते हो हाँ वो लोकल से। फिर वहाँ- हाँ, वो सेम चीज है जो हमने अभी एक उधर से डाउनलोड की फाइल, फिर उसे वापस से कॉपी कर दिया। तो ये अभी हमारी 2 लाइनक्स मशीन है, ठीक है। अभी बस सर ये बट बकेट में होगा तो हम उसको वीआई नहीं कर सकते, बस अपने उसमें करके कॉपी फिर कर सकते हैं। हाँ, उधर डायरेक्ट एडिट नहीं कर सकते आप फाइल को, वो हमेशा प्रॉब्लम ही करता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग एक फाइल को ये देख लेते हैं, ये पहले इसका की फाइल क्या है, इसका भी फर्स्ट की है और इसका नेम क्या था, माई लाइनेक्स, ठीक है। और ये माई की, ये भी हमारी वही है, माई फर्स्ट की, ठीक है। ओके, अभी देखो ये हमारे पास 2 लाइनेक्स मशीन है, इधर हमने दोनों को ओपन कर लिया है, राइट। अभी तो एक, अभी अगर मैंने बोला कि ये मेरे पास इस पे एक फाइल है myinfo.csv, राइट, इस फाइल को दूसरी मशीन पे कॉपी करना है, इधर ये myinfo.csv है। एक तरीका तो आपका ये है कि आप दोनों पे AWS कॉन्फ़िगर कर लो, राइट। आपने AWS कॉन्फ़िगर कर लिया दोनों पे, AWS S3, राइट। तो आप फाइल को, इस वाली फाइल को यहाँ से S3 में कॉपी कर दो, फिर दूसरी मशीन से S3 से ही डाल लो, राइट। एक तो सबसे सिंपल तरीका ये है, पहले ये की में ओपन कर लेता हूँ एक बार, इसमें क्या लिखा था मैंने, ये की में उधर भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इसलिए वो की फाइल हमें चाहिए। वो की जो भी हमने बनाई थी वो डाउनलोड हो गई है, इसमें ये सब लिखा हो ना, हाँ ये की है ये। तो अभी हम लोग दूसरी मशीन पे भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इस पे अगर हम लोग AWS S3 LS चलाएंगे तो नहीं चलेगा, हाँ इस पे हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो हम लोग दूसरी मशीन पे भी इसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया हमने, वो खुद ही फाइल डाउनलोड हो गई थी, उधर ऑप्शन आता है डाउनलोड का, तो हमने कुछ अलग से नहीं किया, वो की फाइल इसमें डाउनलोड हो गई थी, ठीक है। हाँ, ये दोनों दिखा रहा है। तो अभी लेट्स से आपके पास एक लाइनेक्स मशीन पे कोई फाइल है, राइट, तो आपको इस फाइल को दूसरी मशीन पे मूव करना है, राइट। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस फाइल को भाई उठाओ और इसे किसी एक S3 में डाल दो। ये लेट्स से मैंने डाला कि भाई इस फाइल को उठा के इस बकेट में डाल दे, यहाँ पे ये है, इसके अंदर फोल्डर 1 में डाल दे। ये मैंने फोल्डर 1 का URL पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया कि भाई इसके अंदर डाल दे, ये फाइल इधर अपलोड हो गई इस लोकेशन पे, ठीक है। और फिर मैंने दूसरी मशीन पे जाके यही फाइल को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड कैसे करोगे, वही AWS S3 CP, ये पहले ये दे दिया और ये इधर भी मैंने सेम फाइल को करंट लोकेशन पे डाउनलोड कर लिया, तो ये हमारी करंट लोकेशन पे दूसरी मशीन पे भी आ गई। तो अगर आपको एक मशीन से दूसरी मशीन पे कुछ ले जाना है तो आप क्या कर सकते हो कि S3 में कॉमन फोल्डर बना सकते हो, कोई फाइल इधर अपलोड कर दी, उधर डाउनलोड कर दी, उधर की फाइल दूसरी मशीन पे चाहिए, इधर से अपलोड करके इधर डाल दिया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट यहाँ तक? तो सर पहले बकेट में भेजना पड़ेगा, उसके बाद में दूसरे टर्मिनल पर आएगी वो। करेक्ट, ठीक है। तो अगर मुझे एक मशीन से दूसरी मशीन पे हाउ टू ट्रांसफर ए फाइल फ्रॉम वन EC2 टू अनदर EC2, ठीक है। तो इसका पहला सॉल्यूशन तो है यही, वी कैन कॉपी द फाइल इन ए S3 bucket, okay, from one EC2 machine, okay। विदाउट बकेट अगर ट्रांसफर करना हो तो तो मशीन वो पे देखते हैं एक बार, one EC2 further we can download the
this same file from another machine using AWS S3 CP कमांड। वो कमांड हमने सब ऊपर लिखी है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो वो मैं लिख नहीं रहा, राइट। कमांड तो हमने देख ही ली, लो S3 में कैसे कॉपी करना है और S3 से कैसे लोकल पे कॉपी करना है, राइट। तो वो हमारा सॉल्यूशन 1 हो गया, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं सॉल्यूशन 2 पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली हमें हम लोग फाइल को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक सेकेंड जस्ट। तो उसके लिए हम लोग FTP कमांड से फाइल को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम लोगों को बेसिकली पैम फाइल की नीड पड़ेगी। तो हर लाइनेक्स मशीन का एक IP एड्रेस होता है, ठीक है। तो हम लोग उससे यूज कर सकते हैं, पर इधर देख लेते हैं पहले FTP वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा है। SSH चल रहा है इधर, ठीक है। FTP चल रहा है, SFTP चल रहा है, हाँ ये चल रहा है, ओके। SFTP-I, हाँ ठीक है। तो अभी बेसिकली सिक्योर कॉपी के लिए एक कमांड होती है SFTP, ठीक है। तो SFTP से पहले FTP चलता था, फिर उसका सिक्योर वर्जन SFTP आया, तो इधर SFT ही चल रहा है। तो SFTP की हेल्प से आप दूसरी मशीन पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग IP एड्रेस और पोर्ट IP एड्रेस, और क्या बोलते हैं बेसिकली IP एड्रेस की हेल्प से या होस्ट नेम की हेल्प से। IP एड्रेस आपको इसमें दिख जाता है, होस्ट नेम -i से दिख जाता है। बेसिकली ये इसका IP एड्रेस है, IP कॉन्फ़िग में भी दिख जाता है और इधर भी दिख जाता है, सॉरी इफ कॉन्फ़िग में भी दिख जाता है। और यही सेम नंबर इधर भी कहीं दिख रहा होगा, मैं 15301 वाला ना, हाँ 17, हाँ ये इधर ये आ रहा है, तो इनिट वाला। तो ये इस मशीन का IP एड्रेस है। हर लाइनक्स मशीन का एक यूनिक है। एक नेटवर्क के अंदर बेसिकली आपका जो फोन है, अगर आपने अपने वाईफाई से 5 डिवाइस को कनेक्ट किया है, तो उन पांचों का एक यूनिक IP एड्रेस रहेगा, राइट। सिमिलर वे में तो हर लाइनक्स मशीन का आपके अकाउंट पे एक यूनिक IP एड्रेस रहेगा, जो IP एड्रेस हम होस्ट -i और इफ कॉन्फिग कमांड से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको, और यही सेम IP एड्रेस आपको इधर भी दिखता है। अगर इधर हम इस मशीन पे जाएंगे तो सेम नंबर हमें यहाँ पे भी दिखेगा कहीं, ये दिख रहा है इधर, ये इसका इधर ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चेक दी IP एड्रेस। तो हम लोग होस्ट नेम -i और इफ कॉन्फ़िग से और यूजिंग EC2 कंसोल, तीनों तरीकों से आप देख सकते हो IP एड्रेस। तो अभी हमें उसके लिए यूजर नेम चाहिए, SFTP के लिए IP एड्रेस चाहिए, और वो पैम फाइल चाहिए। पैम फाइल बेसिकली जो हमने यूज किया हुआ है। तो हमारी पैम फाइल दोनों मशीन पे ये वाला यूज हुआ है। ये पैम फाइल हमने ऑलरेडी S3 से अपलोड करके डाउनलोड कर लिया है। इधर हमने इस फाइल को लोग यहाँ से S3 में अपलोड कर लिया था। जब हम वो डाउनलोड हुई थी तो उसे हमने इधर अपलोड कर लिया था, अपलोड पे जाके, ठीक है। ऐड फाइल्स पे क्लिक करके उस फाइल को हमने इधर ऐड कर दिया था डाउनलोड से, ये वाली फाइल को, और फिर उसे हमने अपलोड कर लिया था ऐसे, अपलोड पे क्लिक करके, ठीक है। तो वो फाइल इधर आ गई थी हमारी इस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर से फिर हमने उसे एक लाइनक्स मशीन पे डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, AWS S3 CP कमांड से। तो आपको SFTP करने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए we can use SFTP command to copy paste files। तो आपको इसका जो सिंटैक्स होता है, SFTP-i स्मॉल में जो भी .pem फाइल का लोकेशन है, वो पैम फाइल का पूरा लोकेशन दे दो। जो भी यूजर नेम है, EC2-यूजर होता है, वो हमें दिखाता है जब हम कनेक्ट करते हैं, और IP एड्रेस, ये कमांड यूज होती है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों को पहले ये फाइल नेम, ये IP एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। फाइल हमारे लोकल में ही है,
सर इसमें जैसे आई यूजर नेम EC2 यूजर आ रहा है, हाँ तो अगर क्या क्या होगा जैसे कंपनी में होंगे तो उसमें यूजर का नेम ये होगा? लाइनक्स में जो बाय डिफॉल्ट आपको जब आपको कंसोल पे दिखाता है, बाय डिफॉल्ट EC2 यूजर ही होता है इसका जब आप कनेक्ट करते हो। अच्छा रेड हैट का दूसरा रहेगा, जब आप कनेक्ट करोगे आपको दिखाएगा और आपको यूजर नेम पता रहेगा, तो उसकी टेंशन मत लो, यूजर नेम आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग की देते हैं SFTP हाइपन आई, मैंने बोला डॉट स्लैश मतलब करंट लोकेशन पे की है, EC2 हाइपन यूजर हमारा यूजर है और ये इसका IP एड्रेस है। तो ये कह रहा है दिस की इज नॉट, ये थी आर यू श्योर वांट टू कनेक्टिंग, मैंने बोला यस कनेक्ट करना ही है। ओके ये क्या बोल रहा है, हाँ बैड परमिशन, देखो इस फाइल पे बेसिकली पब्लिक परमिशन है, इसलिए वो बैड परमिशन की एरर दे रहा है। यूजर ग्रुप अदर्स को भी इस फाइल पे परमिशन है, तो इस फाइल पे हमेशा कई बार परमिशन की एरर देता है, तो इस फाइल की परमिशन ना हमेशा आपको 400 रखनी है, जिससे ये बैड परमिशन की एरर ना दे। बैड परमिशन मतलब भाई ये फाइल में की परमिशन पब्लिक है, कोई किसी और को ये फाइल एक्सेस होनी नहीं चाहिए आपसे अलग, इसलिए वो इस पे सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ है। तो वापस से हमने इसे चेंज कर दिया, कनेक्ट करते हैं। अभी देखो हमारा SFTP कनेक्ट हो गया, इस बार इसने कुछ नहीं पूछा, कनेक्ट। तो अभी ये क्या हुआ है, इस मशीन से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, और हम लोग इस मशीन से हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं, इधर कुछ नहीं है, एक माइनफो इधर एक आधी फाइल बना लेते हैं, इस पे सेकंड मशीन नाम से बना लेते हैं, जिससे हमें दिखता रहे कि भाई ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, हम लोग अपनी फर्स्ट मशीन पे हैं, उससे हमने सेकंड मशीन पे कनेक्शन बना लिया है। अब मुझे यहाँ से अगर किसी फाइल को उधर कॉपी करना है तो मैं पुट कर सकता हूँ, उधर से किसी फाइल को इधर लेके आना है तो मैं गेट कर सकता हूँ। तो मैं मशीन 1 पे हूँ, मैंने मशीन 2 से कनेक्शन बना लिया। अब मैं मशीन 1 से अगर मशीन 2 पे किसी फाइल को भेजना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली क्या लिखना है, पुट, कि भाई इस फाइल को मशीन 1 से मशीन 2 पे पुट कर दो, डाल दो। अगर मुझे मशीन 1 पे मशीन 2 से किसी फाइल को लेके आना है तो मुझे सिर्फ गेट लिखना है, गेट और फाइल नेम, उधर से वो फाइल मेरी करंट मशीन पे कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन बन गया। ठीक है, अभी इसके बाद ये ऐसा आपको दिखाने लग जाता है, तो इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एम गेट एम पुट, गेट और पुट भी चलता है, एम गेट एम पुट से आप मल्टीपल फाइल दे सकते हो। ठीक है, वी कैन गेट मल्टीपल फाइल्स फ्रॉम वन फ्रॉम सेकंड मशीन इन ए सिंगल कमांड। इसी तरीके से होता है एम पुट, वी कैन ट्रांसफर multiple files from first machine to second machine। तो इसके साथ फाइल नेम लिखना होता है, फाइल 1 फाइल 2 ऐसे लिखना।